तो आज हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को वन शॉट वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर बोलते किसको हैं? तो ये एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट है कि इसका हाइट जो होता है वो 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल होता है। ये बार बार पूछा जाता है, तो इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है, जिसका हाइट 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है वो कंटेन किस किस गैस को करता है? तो डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल बिट वाटर वेपर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के पास ये सारी गैसें होती हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में दो टाइप होते हैं, एक हमारा गैसियस पॉल्यूटेंट और दूसरा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब गैसियस पॉल्यूटेंट किसकी वजह से? तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन हाइड्रोकार्बन, और फिर हमारा ओजोन की वजह से हमारा गैसियस पॉल्यूटेंट होता है। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं इसको, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट किसकी वजह से? तो डस्ट की वजह से, स्मोक, स्मॉग, मिस्ट एंड फ्यूम्स की वजह से। ठीक है, तो ये था गैसियस पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब देखिए कि गैसियस एयर पॉल्यूटेंट में सबसे पहला है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो जब हम SO2 को ओजोन से ट्रीट करेंगे तो हमारा SO3 फॉर्म होगा, बट ये फॉर्म तब होगा जब हमारे पास कैटलिस्ट होगा तब। तो हम लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने पी ब्लॉक में पढ़ा है, कैटलिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट के एब्सेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो अनकैटलिस्ट ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमारा स्लो होगा। देखिए SO2 को हम O3 से ट्रीट किए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारा SO3 और साथ में ऑक्सीजन फॉर्म हुआ। ये रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ कैटलिस्ट नहीं है। वैसे ही SO2 को H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट किए तो हमारा H2SO4 जो कि एसिड फॉर्म हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि SO2 जो होता है वो हमारा हार्मफुल गैस होता है, वो प्लांट हो या फिर एनिमल, दोनों के लिए। अब देखिए ह्यूमन में इसका क्या इफेक्ट होता है? तो इट कैन कॉज डिजीज लाइक अस्थमा, इरिटेशन टू द आई, जिसमें आंख लाल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारा प्रॉब्लम होता है जब हम एक्सेसिव SO2 को अपने शरीर के अंदर जाने देते हैं। अब देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो जनरली जो हमारा डाई नाइट्रोजन है डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं करता, बट एट अ टेम्परेचर 1483 केल्विन, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर पे हमारा डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम O2 से ट्रीट करें तो हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत जल्द हो जाए तो हमको क्या करना होगा कि हमको नाइट्रिक ऑक्साइड को ओजोन से ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमारा ये NO2 इमीडिएटली फॉर्म होगा। वही लिखा हुआ है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म किससे होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। अब इससे कैंसर भी होता है हाइड्रोकार्बन से। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये प्लांट्स को भी हार्म करता है। और प्लांट्स को हार्म कैसे करेगा? तो उनके टिश्यूज जो है, मतलब फूल हो या फिर उसके स्टिम्स हो, वो टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं वीक होकर। अब देखिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कैसे होता है? तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। अगर कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मेनली रिलीज्ड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ी से भी रिलीज होता है। और तीसरा है कि इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड। पहले ही बता चुके हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन से हमारा फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रिस्पायरेशन, जो हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड सीमेंट फॉर्मेशन में भी जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है,
अब देखिए कि इट इज़ ऑल्सो इमिटेड बाई वोल्केनिक इरप्शन। जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो भी हमारा CO2 रिलीज होता है। CO2 केवल और केवल ट्रोपोस्फीयर, मतलब जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहीं पे प्रेजेंट होता है CO2, स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होता। अब जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर GW का मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट फॉर्म होगा। अब देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेज। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, अपना मीथेन है, मतलब हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन, CFCS क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, फिर ओजोन भी है, वाटर वेपर और साथ में N2O, ठीक है। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिए ग्रीन हाउस गैसेज के लिस्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन। अब देखिए रेन वाटर का जो जनरल pH होता है वो 5.6 होता है। अगर 5.6 से रेन वाटर का pH नीचे चला जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर गो बिलो 5.6 तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की हम बात करेंगे। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहले हम स्मॉग कैसे फॉर्म होता है, तो स्मोक प्लस फॉग से हमारा स्मॉग फॉर्म होता है। अब इसमें भी दो टाइप है, एक हमारा क्लासिकल स्मॉग और दूसरा है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्लासिकल स्मॉग जो होता है वो हमारा कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड SO2। तो ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्लासिकल स्मॉग किसका किसका मिक्सचर है, तो SO2 गैस का, स्मॉग का और फोग का। और तीसरा है कि ये एक रिड्यूसिंग स्मॉग है, ठीक है। अब देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। तो फोटोकेमिकल स्मॉग वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में होता है और इट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। और तीसरा ये कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। तो वो स्मॉग जो था वो हमारा क्लासिकल स्मॉग जो था वो हमारा रिड्यूसिंग स्मॉग था और ये फोटोकेमिकल वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे हमारा सनलाइट पड़ेगा तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन एटम है O2 के साथ कंबाइन करके हमारा ओजोन फॉर्म करेगा। फिर ये ओजोन हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके NO2 फॉर्म करेगा और ये दोनों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा NO2 फॉर्म हुआ पीछे और जो हमारा O3 फॉर्म हुआ, ये जब मीथेन से कंबाइन करेगा या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन से कंबाइन करेगा तो हमारा अल्डिहाइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और ये PAN इसको बोलते हैं पैन। पैन कहने का मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पैन, जिसका फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, आगे लिखाए भी हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोलीन, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन को ओजोन से साथ में नाइट्रिक NO2 से ट्रीट कराएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से तो हमारा अल्डिहाइड, एक्रोलीन, पैन और वाटर फॉर्म करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम मेजर कंपोनेंट, कॉमन कंपोनेंट की बात करें फोटोकेमिकल स्मॉग में तो वो हमारा ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड है, एक्रोलीन है, फॉर्माल्डिहाइड है और फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है जिसको हम पैन भी बोलते हैं। एक बार आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो हमारा ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फिर यहाँ पे तो दोनों हम PN और एक्रोलीन को देख ही लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन है जिसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। तो देखिए O2 पे अगर हमारा UV लाइट रे पड़ेगा तो ये सिंगल सिंगल ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो जाएगा और ये O जब O2 से ट्रीट करेंगे हम इसको तो हमारा ओजोन फॉर्म होगा और वो ओजोन थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो UV से जब रिएक्ट करेगा, जो फ्रिज से निकलता है और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वो Cl रेडिकल में और साथ में ये CF2Cl2 रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। फिर ये Cl रेडिकल को जब हम ओजोन से ट्रीट कराएंगे तो ClO रेडिकल फॉर्म होगा और फिर साथ में O2 और फिर इस ClO रेडिकल को फिर से ऑक्सीजन एटम से ट्रीट कराएंगे तो Cl रेडिकल साथ में फिर O2 फॉर्म होगा और फिर से हम इसको ओजोन से ट्रीट करा सकते हैं। तो ये एक चेन प्रोसेस है और यही प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ये इसी के कारण हमारा ओजोन का डिप्लीटेशन हो रहा है।
अब देखिए द ओजोन होल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि ये जो अपना ClO रेडिकल वाला पार्ट है ये NO2 से रिएक्ट करता है और ClO NO2 फॉर्म करता है। फिर इस ClO NO2 को वाटर से ट्रीट किए तो HOCl साथ में नाइट्रिक एसिड फॉर्म किया, और फिर ये ClO NO2 HCl से ट्रीट किए तो Cl2 और साथ में हमारा नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर दिया। तो यही था ओजोन होल का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है? तो सबसे मेन इसका है कि हम ह्यूमन बींग्स और साथ में हमारा डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा से हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है जो कि नदी में जाता है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन एक्सक्रेटा। अब ह्यूमन एक्सक्रेटा कंटेन करता है बैक्टीरिया सच एज स्क्रैचिया क्वाइल एंड स्ट्रेप्टोकोकस फैकेल्स विच कॉजेज गैस्ट्रोइंटेस्टियल डिजीज। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रेटा। और फिर दिस वेस्टेज आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये हमारा जो है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। और देखते हैं इसके बारे में। तो द अदर मेजर वाटर पॉल्यूटेंट इज ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीव ट्रैश ETC से, इससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। अब देखिए आगे, इन कोल्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जो मोस्ट आस्किंग पार्ट है अब यहाँ से शुरू होता है। देखिए कोल्ड वाटर जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन में, DO जिसको हम बोलते हैं, कैन रीच का कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm, जबकि ऑक्सीजन इन एयर कैन रीच अप टू 2 लाख ppm। ठीक है, तो कोल्ड वाटर का भी आपको याद होना चाहिए, ये DO और ये ऑक्सीजन इन एयर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm तो ग्रोथ ऑफ फिश गेट इनहेबिटेड। तो जल में जो रहती हैं मछलियाँ या फिर और भी जो भी, उनका अगर अगर वाटर का कंसंट्रेशन 6 ppm से कम हो जाए तो फिर फिश का लाइफ या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका लाइफ मुश्किल में आ सकता है। तो 6 ppm होना चाहिए। अब देखिए बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको बोलते हैं? BOD इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम, उसी को हम BOD बोलते हैं। अब BOD में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने को कि क्लीन वाटर का BOD जो होता है वो 5 ppm से लेस होना चाहिए, और हाईली पॉल्यूटेड वाटर का BOD 17 ppm हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो क्लीन वाटर का BOD लेस देन 5 ppm और पॉल्यूटेड वाटर का BOD जो है वो 17 ppm से प्लस होना चाहिए। अब देखिए कि हम लोग केमिकल पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए मेटल लाइक कैडमियम, मरकरी या फिर निकल हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर हम इसको बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो देख बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट देम, तो ये हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारे लिए डेंजरस होगा। दे कैन डैमेज किडनीज, CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो केमिकल पॉल्यूटेंट हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब यूट्रोफिकेशन किसको बोलते हैं? तो कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगा ऑक्सीजन का वाटर में तो उसी को हम यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। और क्यों कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा? तो ड्यू टू पॉल्यूटेंट। सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ड्यू टू पॉल्यूटेंट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें सबसे पहला है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड की अगर डिफिशियंसी पानी में होगी तो हमारा टूथ प्रॉब्लम होगा, मतलब टूथ डीके जिसको हम बोलते हैं। दूसरा कि सॉल्यूबल फ्लोराइड इज ऑफ्टन एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग इट्स कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी हानिकारक होगा। अब देखिए फ्लोराइड आयन इन कंसंट्रेशन एवब 2 ppm कॉजेज ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ, जिसको सड़ जाना बोलते हैं, और एट द सेम टाइम एक्सेस फ्लोराइड कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट टू बोन्स एंड टीथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम जो होगा वो हमारा 2 ppm से कम ही होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड किया तो हमारा टीथ में प्रॉब्लम होगा, और अगर 10 ppm से एक्सीड कर गया तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा बोन्स पे। ठीक है, लेड की बात कर लेते हैं कि इसके कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। तो 50 ppb होना चाहिए। देखिए द प्रेस्क्राइब्ड अपर लिमिट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb, मतलब 50 ppb के अगर एक्सीड कर जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो लेड कैन डैमेज लीवर, किडनी, ETC। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। तो देखिए एक्सेसिव सल्फेट ग्रेटर देन 500 ppm, मतलब 500 ppm तक ठीक है सल्फेट का, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज लैक्सेटिक इफेक्ट, अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल इट इज़ हार्मलेस। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे भी ये हार्मलेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट का। तो मैक्सिमम लिमिट नाइट्रेट का हम 50 ppm ही रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो डिजीज सच एज क्या हो सकता है हमको, देखिए डिजीज जो है वो हमारा ब्लू बेबी साइंड्रोम्स हमको हो जाएगा। तो लीड का कितना हो गया हमारा 50 ppm। 50 ppm से अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारा ब्लू बेबी साइंड्रोम होने लगेगा हमको। अब देखिए सॉइल पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है हर्बिसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू मैमल्स बट आर नॉट परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स। ये सब सिंपल बातें हैं। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दो टाइप का होता है, एक हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का ओरिएंटेशन मतलब कि कहाँ से सोर्स है इसका, तो आर जनरेटेड बाय कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हमारा निकलता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ से निकलता है, तो बाय थर्मल पावर प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस इंटीग्रेटेड आयरन स्टील प्लांट विच प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग। सिंपल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल स्लैग कहाँ से निकलता है हमारा, तो थर्मल पावर प्लांट से इसका सोर्स है जनरेशन का।